आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं। इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो क्या प्राकृतिक संख्याओं से हमारा काम नहीं चलेगा? क्या हमें पूर्ण संख्याएं सीखने की आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस चित्र के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इस चित्र के माध्यम से हम उसको समझेंगे कि क्यों उस पूर्ण संख्याओं को पढ़ने की हमें आवश्यकता पड़ी। इस चित्र के माध्यम इस यहाँ पर 3 चित्र बने हुए हैं, जैसे कि चित्र 1 देख रहे हैं आप, चित्र 2 और चित्र 3। इसमें इस चित्र फर्स्ट में अगर प्रश्न किया जाता है कि बताओ एक पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, तो इसका उत्तर आप देंगे कि इस चित्र 1 में पेड़ पर 2 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। इसी तरह अगर चित्र 2 में आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पर चित्र 2 में कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, तो इसका उत्तर आप देंगे कि चित्र 2 में पेड़ पर 1 चिड़िया बैठी हुई है। इसी तरह चित्र 3 में प्रश्न करने पर कि चित्र 3 में पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं का उत्तर आप किस संख्या के रूप में देंगे? अभी तक जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं प्राकृतिक संख्याओं में, उन सारी संख्याओं में इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें संख्यांक शून्य की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हमें शून्य की अवधारणा को प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ना होगा, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे जहां आंसर शून्य होगा, वहां हम प्राकृतिक संख्याओं के हिसाब से उनका उत्तर नहीं, प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी के अनुसार हम उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है। तो इसके लिए हमें पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण संख्याएं कैसे बनती हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, इन संख्याओं में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं, शून्य को मिला देते हैं, तो जो नई संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सदैव 1 होती है, और अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 होगी। और वहीं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होगी, क्योंकि जैसा हमने उसमें प्राकृतिक संख्याओं में देखा था कि अगर हम कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो उससे बड़ी उसकी अनुवर्ती संख्या हमें तुरंत ही मिल जाती है। इसलिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे बड़ी संख्या हमें ना मिले। तो इसी तरह पूर्ण संख्या में भी हमें कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। अब हम क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे यहाँ तीन ये संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, 2, 3 और 4। यहाँ पर लिखी है 7, 8 और 9, 13, 14 और 15। ये सारी 3 क्रमागत संख्याएं अलग अलग लिखी हुई हैं। जैसे 3 क्रमागत संख्याएं ये, 3 क्रमागत संख्याएं ये, और 3 क्रमागत संख्याएं ये। क्रमागत संख्याओं का मतलब है जो एक के बाद एक संख्या आती है, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ऐसे क्रमागत एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि 2 क्रमागत संख्याएं बताओ। आपको 2 क्रमागत संख्याओं को बताना है, तो उसका उत्तर होगा 3 और 4। 3 के बाद आता है 4, तो ये हो गई 2 क्रमागत संख्याएं।
अब दूसरा प्रश्न है कि इन क्रमागत संख्याओं का अंतर बताओ। क्रमागत संख्याएं थी 3 और 4, इनका अंतर तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 में से 3 घटाने पर 1 मिलता है। ऐसे ही जितनी भी 2 क्रमागत संख्याएं होंगी, जैसे 9 और 10 2 क्रमागत संख्याएं, इनके बीच का अंतर 10 में से 9 घटाया तो 1 आया। तो जितनी भी क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका अंतर सदैव 1 आता है। अब प्रश्न नंबर 3 क्रमागत संख्याओं को लिखो। 3 क्रमागत संख्याएं आपको लिखनी है, जैसे 5, 6 और 7। 5 के बाद 6 के बाद 7। इन तीनों क्रमागत संख्याओं को हमने लिखा। अब हम इसमें कुछ देखते हैं। पहली संख्या, इन तीनों क्रमागत संख्याओं की पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या 7 है। अब हम क्या करते हैं कि पहली संख्या इस 3 क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। पहली और तीसरी को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं, बटे 2 करते हैं। तो पहली संख्या हुई 5, तीसरी संख्या हुई 7 और इसके बटे में लगाया 2, मतलब इसका आधा कर दिया। दोनों संख्याओं के योगफल को पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल में 2 का भाग देना या उसके योगफल का आधा करना। तो जब हमने पहली और तीसरी को जोड़ा तो यहाँ आया 5 + 7 = 12 और बटे 2 12/2। 2 का मतलब 2 का 12 में भाग दिया तो आया 6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ऐसा करने से हमें इस क्रमागत संख्या की दूसरी यानी बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई 6, जो कि इस क्रमागत में तीनों क्रमागत संख्याओं में बीच में है, वो संख्या में प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही आप और संख्याओं में आप कर सकते हो, जैसे 7, 8, 9, 12, 13, 14। इन संख्याओं में आप करके देख सकते हो। इससे हमने क्या सीखा? पहली चीज़ हमने सीखी, इस वाले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि अगर 2 क्रमागत संख्याएं हों, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर, अगर हम 2 क्रमागत संख्याएं लिखते हैं और उनका अंतर निकालते हैं तो वो अंतर सदैव 1 होता है। इसी तरह अगर हम 3 क्रमागत संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योगफल करके उसका आधा करना, आधा मतलब 2 का भाग देने से हमें बीच की संख्या मिल जाती है। उन तीनों क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है।